नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। छोटी होली की बहुत सारी मुबारकबाद। हालांकि देश के अलग अलग हिस्सों में आज होली खेली भी जा रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, इस बीच आपको बता दें, राहुल गांधी इन दिनों लंदन के दौरे पर है। इस दौरान वो अलग अलग जगह पर अपनी बातें रख रहे हैं, बोल रहे हैं। कभी ब्रिटिश सांसदों के कार्यक्रम में बोले, तो कभी छात्रों के बीच जाकर बोले, कभी कैम्ब्रिज में बोले, कभी किसी इंस्टीट्यूट में बोले। लेकिन पिछले 5-6 दिनों के दौरान राहुल के भाषण का सार ये कि मोदी भारत को बर्बाद कर रहे हैं, मीडिया और न्यायपालिका सरकार के कंट्रोल में है, नेताओं की जासूसी होती है, अल्पसंख्यकों को दूसरे दर्जे का नागरिक समझा जाता है, लोकतांत्रिक ढांचे पर निर्ममता से हमले हो रहे हैं, लोगों की आवाज दबाई जा रही है, पत्रकारों को धमकी दी जा रही है, संसद में मुझे बोलने नहीं दिया जाता है, मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। ये वो तमाम बातें हैं जो हिंदुस्तान से दूर ब्रिटेन में जाकर राहुल गांधी अलग अलग लोगों के सामने रख रहे हैं। इतना ही नहीं, राहुल ने संघ को भी छोड़ा नहीं। उनकी जो संघ है उसकी तुलना मिस्र के संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड से कर दी। वो मुस्लिम ब्रदरहुड जिसे कई देशों में आतंकी संगठन घोषित किया जा चुका है। राहुल के इन बयानों को बीजेपी देश का अपमान बता रही है। आप खुद सुन लीजिए पहले कि राहुल के बयान पर बीजेपी के नेता क्या कुछ कह रहे हैं। राहुल गांधी जी, विदेश जाते ही आपको हो क्या जाता है? सारी मर्यादा, सारी शालीनता, सारी परंपरा, सारी लोकतांत्रिक शर्म सब भूल जाते हैं। देश होली का त्योहार मना रहा है। राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पर हैं। कोई त्योहार हो तो देश में नहीं विदेश में पाए जाते हैं, और विदेशी दोस्त हों, विदेशी एजेंसियां हो या विदेशी जमी हो, देश पर प्रहार करने से कहीं बाज नहीं आते। राहुल गांधी जी हो, कोई भी हो, सुबह से रात तक सरकार को गाली देते रहते हैं, मोदी जी को गाली देते रहते हैं, और जो सबसे ज्यादा बोलते हैं वही बोलते हैं कि बोलने नहीं दिया जा रहा है। आरोप लगाने के अलावा राहुल गांधी ने लंदन में बड़े बड़े दावे किए। राहुल ने दावा किया कि 2024 में 2004 जैसा उलटफेर होगा। सुनिए राहुल का दावा। The Congress Party is an idea. It's not just a political party. It's a way of thinking, and it's been a very, very successful idea. We've ruled the country for many more years than the BJP have. And this idea that the BJP is unbeatable, this is a narrative that this is the same narrative that was in the media in 2004. Right, when we were saying India shining and everybody was jumping up and down, and then when the results came, there was, the BJP was in a state of shock. आज लंदन में राहुल के बयानों पर हुंकार भरने का वक्त है, लेकिन सवाल यह कि क्या 2024 में वाकई राहुल गांधी चमत्कार करेंगे? क्या मुस्लिम ब्रदरहुड जिससे आरएसएस की तुलना की गई है, यह तुलना ठीक है? क्या राहुल को देश में बोलने नहीं दिया जाता है? क्या राहुल विदेश जाकर देश का अपमान करते हैं? और सवाल यह भी कि क्या चुनावी नतीजे राहुल को स्वीकार नहीं है, क्योंकि वो सब कुछ बयां करते हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान आज जुड़े हैं, लंबा चौड़ा पैनल नहीं है, 2 पार्टियां हैं, एक तो कांग्रेस और दूसरी बीजेपी। कांग्रेस इसलिए क्योंकि राहुल गांधी पर बीजेपी आरोप लगा रही है कि देश का अपमान करते हैं, उसका जवाब देंगे। और राहुल गांधी जिस तरीके से वहां ब्रिटेन में जाकर लगातार बीजेपी को घेर रहे हैं, उसका जवाब देने के लिए सुधांशु त्रिवेदी साहब, दोनों ही प्रवक्ताओं से इस बहस की शुरुआत। लेकिन शुरुआत अभय दुबे जी आपसे। दुनिया मोदी की तारीफ कर रही है और राहुल गांधी को लगता है कि मोदी हिंदुस्तान में लोकतंत्र का गला दबा रहे हैं। मुझे 5 महत्वपूर्ण बिंदु आज आप गिना दीजिए जिससे जनता क्लियरली ये मान ले कि मोदी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। रूबिका लियाकत जी, राहुल जी ने सबसे पहले ये बात नहीं कही। ये बात सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीशों ने सड़कों पर आकर कही, पत्रकार वार्ता लेकर कही और देश के नागरिकों से अपील की कि आप भारत के प्रजातंत्र को, भारत के लोकतंत्र को बचा लीजिए। उसके बाद इस देश के इतिहासकार, कलाकार, कलमकार सड़कों पर आए और उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि आप
देश की जो विरासत हमारी है, साझी विरासत है, उसको बचाइए। असहिष्णुता बढ़ रही है। उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने कहा ये तो अवार्ड वापसी गैंग के लोग हैं। इस देश के किसान सड़कों पर आए, उन्होंने कहा कि हमारे साथ अन्याय मत कीजिए, बर्बरता मत कीजिए, काले कानून मत थोपिए। 1 साल तक सड़कों पर पड़े रहे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संवेदना दिखाने की अपेक्षा उनकी पानी की लाइन तक काट दी, उन्हें खालिस्तानी पाकिस्तानी बताया, उनके राहों में कील और कांटे बिछा दिए। अनेक उदाहरण है इस देश में। अग्निवीर योजना के खिलाफ जो सेना में भर्ती होने वाले, से अपने प्राणों को आहूत करने वाले लड़के सड़कों पर आए, उनको भी इन लोगों ने राष्ट्रद्रोही बता दिया। इस देश में एमएसएमई को नियोजित रूप से तबाह कर दिया। वो लगातार गुहार लगाते रहे, लेकिन कुछ धन्ना सेठों को धन अर्जना की चेष्टा में उनके साथ भी अन्याय किया। 60 लाख एमएसएमई परमानेंट बंद हो गए, 12 करोड़ लोगों के रोजगार छिन गए, 84% लोगों की आमदनी घट गई। कितनी पीड़ा और वेदना है। अगर उसको व्यक्त राहुल गांधी जी करते हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्या है? उन्होंने तो कहा है कि ये लोकतंत्र जब बचेगा, जब कंपैशन से, अफेक्शन से डीपली हम लोगों को सुनना प्रारंभ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी सुने। अगर प्रतिपक्षी दल का नेता मार्ग प्रशस्त करता है सरकार का, तो उस रास्ते पर आगे बढ़ करके देश को आगे बढ़ाना चाहिए। अपेक्षा इसकी कि 3-3, 4-4 मंत्री आकर के आलोचना करने लगते हैं राहुल गांधी जी की, हमें स्वीकार है, मगर देश को सही रास्ते पर लाने के लिए हर जो संभव कोशिश होगी वो की जानी चाहिए, और वही राहुल गांधी जी कर रहे हैं। ठीक है, सुधांशु जी जुड़ चुके हैं और इन सारे के सारे आरोपों का जवाब मैं सीधा सुधांशु त्रिवेदी जी के पास जाती हूं, वो देने की कोशिश करेंगे। सुधांशु जी, सुना आपने अभय दुबे जी ने क्या कहा? शुरुआत की थी वो तमाम जजेस जो निकल कर आए थे, मीडिया के सामने, देश के सामने बातें रखी थी, फिर किसान जो आंदोलन हुआ उसका जिक्र किया, फिर इन्होंने अग्निवीर का जिक्र किया, इन्होंने ये बताया है कि कैसे एक के बाद एक हिंदुस्तान में ऐसी चीजें होती रही जो इन्हें लगता है कि वो लोकतंत्र का गला जो है वो घोट रही है, दम निकाल रही है। देखिए, अब आजकल डिजिटल जमाना है और डिजिटल रिकॉर्ड्स या डिजिटल ट्रैकिंग अवेलेबल है। मैं विनम्रता से पर दृढ़ता से कहता हूं कि पिछले 8 वर्षों में हमारी सरकार के दौरान 9 वर्ष होने को आ रहे हैं, इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध जितनी स्वतंत्रता नहीं, स्वच्छंदता नहीं, उद्दंडता के साथ जितने घटिया से घटिया शब्दों का प्रयोग किया जा सकता था वो करके जलवाए जलाल के साथ, इशरतो ईमाल के साथ, ये जमाल के साथ जो कुछ विपक्षी दलों ने किया है, अगर इसके बाद उनको लगता है कि उनके अंदर उनको लोकतंत्र में बोलने की स्थिति नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भ्रम नहीं, ये खुद बहुत बड़े षड्यंत्र के शिकार हो गए। और जो कि अब मैं पुरानी बात याद नहीं देना चाहता कि मजरूर सुल्तानपुरी 2 साल जेल में रहे थे कि नेहरू जी के खिलाफ लिख दिया था, किशोर कुमार के गाने बैन हो गए थे क्योंकि संजय गांधी की व्यक्तिगत पार्टी में आने से मना कर दिया था, और राजीव गांधी के समय में इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर छापा ही नहीं पड़ा था, बिजली भी काट दी गई थी क्योंकि हर दिन वो 10 सवाल पूछने लगा था। और आपको बताएं, आज के दर्शकों को याद नहीं होगा, एक बिल था जिसको राष्ट्रपति ने साइन ही नहीं किया और वो सदैव के लिए संसद से पास होने के बाद, जिसे कहते हैं ना, राष्ट्रपति ने जेब में रख लिया, क्योंकि संविधान में प्रावधान है कि राष्ट्रपति लौटा देगा तो दोबारा भेजने पर उसे साइन करना पड़ेगा, पर यदि राष्ट्रपति न लौटाए तो उसकी समय सीमा कोई नहीं है। वो ज्ञानी जैल सिंह ने पोस्ट एंड टेलीग्राफ एक्ट 1987, उसमें जानते क्या था? आपकी सारी चिट्ठियां खोल के सरकार को पढ़ने का अधिकार था, और अगर उसमें कोई चीज आपत्तिजनक पाई जाए तो कार्रवाई करने का अधिकार। यानी रूबिका जी, आप समझिए जैसे आज कोई कह दे कि हमारे सारे ईमेल, व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ने का अधिकार हो, और अगर सरकार को उसमें आपत्तिजनक लगे तो उसी के ऊपर कार्रवाई भी हो सके। ऐसा बिल लाने वाले लोग आज ये कहते हैं, जबकि मैं एक और बात कह दूं, मोदी जी की मौत की कामना, मौत के प्रकार बोटी बोटी काटने के बाद भी ये कर रहे हैं, उसमें कोई वैसे की गलती नहीं है। राहुल गांधी जी के सामने आज समस्या यह है कि जो भी उदाहरण बता रहे हैं, विदेशों में जाकर देश को बदनाम करना अपनी राजनीति के लिए, यह आज का विषय नहीं है। मैं तो पूछना चाहता हूं अभय जी से, अरे जब आप सत्ता में थे तब इस देश के 60 सांसदों ने मोदी जी के खिलाफ यूएस सीनेट को लिख के भेजा था कि नहीं, कि इनको वीजा मत दीजिएगा, जबकि मोदी जी ने वीजा के लिए अप्लाई नहीं किया था, और उसमें कई सांसद कांग्रेस के थे। इससे बड़ा अपमान भारत के लोकतंत्र का, भारत की संप्रभुता का, सोवरेनिटी का, भारत की न्याय व्यवस्था का हो सकता था क्या? तब तो आपकी सरकार थी, तब किसके लिए जाके बाहर लिख रहे थे? अगर मनमोहन सिंह जी ने 2007 में ऑक्सफोर्ड से डिग्री लेते समय
तत्कालीन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर गॉर्डन ब्राउन के सामने कहा था, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है, हमने आपसे व्यवस्थाएं बहुत ली हैं। ये क्या था भाई? तो हमारी सरकार थी क्या? प्रॉब्लम क्या है, आपकी उत्पत्ति भी एक अंग्रेज से है, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम से। आपके प्रारंभिक 4-5 अध्यक्ष अंग्रेज सरकार के, ब्रिटिश सरकार के अधिकारी रहे। जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड रोब, विलियम बैडनबर्न, ये कांग्रेस के पहले 5-6 अध्यक्षों में से एक हैं। इसके बाद कांग्रेस ने कभी पूर्ण स्वराज्य की बात नहीं की टिल 26 जनवरी 1930। उससे पहले सिर्फ वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कंसेशन प्राप्त करने होते थे। कभी इन्होंने कहा ही नहीं कि हमें पूर्ण स्वतंत्रता पानी। सिर्फ लोकमान्य तिलक ने 1905 में पूर्ण स्वराज्य कहा। हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी, होली का मौका एक लाइन में पूरा हाँ, कर डॉक्टर हेडगेवार 1920 में लाए थे, नागपुर में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, और आखिर में जब इन्होंने शपथ ली तो वो भी ब्रिटिश गवर्नर जनरल के द्वारा ली थी। तो आज इनके ऊपर विदेशी प्रभाव सदैव से रहा है, तो कोई बड़ी आश्चर्यजनक बात नहीं है। एक पंक्ति में रूबिका जी कह देता हूं बस, कि अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की। यह कांग्रेस पार्टी साबित कर रही है। कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र चेहरा आरोप लगा रहे हैं कि यही है। और अभय जी, जो परसेप्शन जा रहा है वो ये जा रहा है, राहुल गांधी को जो भी दिक्कत है राजनीतिक तौर पर या पर्सनल तौर पर, वो आए जरा और यहां पर बात रखें ना। अच्छा लगता है कि आप देश के बाहर जाकर और इतना अपने आप को वीक बताने की कोशिश करते हैं, वो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करते हैं कि हम तो सब बेचारे मजलूम हैं, हम तो सब बेचारे हैं, सिर्फ एक ही है जो यहाँ पर मजे कर रहा है, या एक ही पार्टी है जो यहाँ पर मजे कर रही है। आप कह रहे हैं कि बोलने नहीं दिया जाता है। राहुल गांधी तो वायनाड से चुने गए सांसद है ना अभय जी, उनके पास तो पूरा मौका था। कितना एक बार प्राइवेट बिल लेकर आ गए हैं, कितने सवाल उन्होंने पूछ लिए हैं, कितनी बार संसद में हाजिरी दे दी है। अगर निकालेंगे आप वो सारे के सारे आंकड़े तो पता चलेगा कि वो तो अपने राज्य के एवरेज से भी कई कम है। उनकी प्रेजेंस से लेकर सवाल पूछने से लेकर वो तमाम चीजें आंकड़े बताते हैं, और कह रहे हैं बोलने की आजादी नहीं है। प्रधानमंत्री जी की तो अटेंडेंस ली ही नहीं जाती। प्रधानमंत्री जी जाकर ये नहीं कि अटेंडेंस तो हम दिखा रहे हैं। सुन लीजिए ना, मैं सुनिए अभय जी, बस एक जी। सेकंड, हाँ बस एक सेकंड मैं सुनूंगी सर। मैं इसीलिए आप दोनों को बुलाया है। प्रधानमंत्री बाहर जाकर ये नहीं कह रहे हैं कि मैं बेचारा हूं, मैं मजलूम हूं, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, मुझे कोई सुनता नहीं है, यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो गई है। क्या कह रहे हैं ये भी तो सुनना चाहिए ना आपको। प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं ये सुनिए। सर अब मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मुझे इतना यकीन है कि आप जो बोलेंगे मैं उसे सही मान लूंगी। हाँ बताइए क्या बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 2014 के पहले भारत में जन्म लिया वो शर्म का विषय था, कि कहां हमने किस देश में जन्म ले लिया, और कहां कहा प्रधानमंत्री जी ने चीन की धरती पर कहा। थोड़ा सा पहले इनको मैं इतिहास का पाठ पढ़ा दूं, उसके बाद आऊंगा एक और वीडियो। तो आपने मित्र वाला देश, क्या पीस लविंग कंट्री बताया था ना, राहुल गांधी नहीं बताया था, अभी वाले दौरे में ही बता रहे थे, पीस लविंग ही बता रहे थे ना वो। और मैं गलत हूं तो सही कर दीजिएगा। हाँ आप गलत हैं 100%। लोगों ने पूछा तब राहुल गांधी जी ने 2 प्रश्न जो ये गलत परसेप्शन बना रही है आप भी और भारतीय जनता पार्टी। हाँ बताइए क्या पूछा राहुल गांधी जी ने, और क्या बोला उन्होंने। राहुल गांधी जी ने अमेरिका और चीन की तुलना की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी का जो डेमोक्रेसी है वो इंडिविजुअल लिबर्टी पर काम करती है, और चीन में कोरेसिव है, वहां पर दबाव की राजनीति होती है। और चीन ने जो भारत की सीमा पर अतिक्रमण किया उसके खिलाफ भी मुखरता से राहुल गांधी जी ने बोला। जो बरतानिया हुकूमत के लिए काम करते थे आजादी के पहले, आज भी वो उसी तरह काम। बहुत ज्यादा इको हो रहा है। मैं रूबिका जी आवाज एको क्यों हो रहा है भाई? आवाज ठीक कीजिए ना, हमें भी वो एको सुनाई दे रहा है। क्या अब आवाज आ रही है रूबिका जी? नहीं, आप अपनी बात जारी रखिए, पर मुझे पता है आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि आपकी आवाज खुद ही एको हो रही है। हाँ ठीक कीजिए प्लीज उसे। अब इन्होंने हमें पाठ पढ़ाए तो पूछिए तो सही। आजादी के पहले हमने अपने प्राणों को आहूत करके भारत मां को अंग्रेजों की बेड़ियों से छुड़वाया। आप कहां थे बताइए ना, मैं बताता हूं आप कहां थे। जब मातंगी हाजरा तामलुक के जिले में पश्चिम बंगाल में बरतानिया की हुकूमत के खिलाफ अपना 5000 लोगों को ले जा करके थाने पर झंडा लगा रही थी, और एक के बाद एक उसके सीने में 3 गोलियां उतार दी। जब भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद के पत्थर श्यामा प्रसाद मुखर्जी
ये प्रस्ताव पारित कर रहे थे फजलुल हक की साथ सरकार बनाकर, वो फजलुल हक जिसने पाकिस्तान का प्रस्ताव 23 मार्च 1940 को पढ़ा था। और कब सरकार बनाई? जब कांग्रेस पार्टी ने सरकारें छोड़ दी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। उसके बाद भारत छोड़ो का हमने शंखनाद किया, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके साथ सरकार बना रहे थे। वीर सावरकर साहब ने सिंध प्रांत में और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई। और आज हमें पाठ पढ़ा रहे हैं भारतवर्ष की आजादी के संदर्भ में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जानते हैं भारतवर्ष में, आजाद भारत के इतिहास में ऐसा बयान, कायराना बयान आज तक किसी विदेश मंत्री ने नहीं दिया जो हमारे विदेश मंत्री ने दिया। हमारे इसलिए कहता हूं कि विदेश मंत्री प्रधानमंत्री हमारे भी हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हम छोटी अर्थव्यवस्था है भाई, हम बड़ी अर्थव्यवस्था चीन से लड़ नहीं सकते। क्या बात करते हैं सनातन भारत का इतिहास विदेश मंत्री जी, आप नहीं जानते हैं। आप जानते हैं कौरवों की सेना के साथ भगवान श्री कृष्ण की सेना भी थी, लेकिन मुझे एक बात बताइए ना, राहुल गांधी कहते हैं कि मैं इतने 1000 किलोमीटर चला, मुझे कहीं भी कोई नफरत नजर नहीं आई। फिर वो जब ब्रिटेन जाते हैं तो वो कहते हैं कि लोग जो है वहां पर बड़े परेशान हैं, वो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोगों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, हेट्रेड चरम पर है। जो देख रहे हैं वो जाकर ब्रिटेन में बोलते नहीं हैं, जो महसूस कर रहे हैं उसका ठीक उलट कर रहे हैं। आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? मैं आपकी स्ट्रेटेजी जानना चाहता हूं रूबिका जी। 20, 15, 10 सेकंड होते और मुझे रोक देती और सुधांशु जी को अबाध रूप से समय देती है। क्या भारतीय जनता पार्टी की आलोचना नहीं सुन सकती क्या? अबे जी, आप बोले तो दीजिए प्रतिपक्षी दल चीज है कि नहीं है? थोड़ी आपको आनी चाहिए। नहीं अबे जी, आप थोड़ी सी, नहीं आपको बहुत थोड़ी शर्म नाम की चीज है कि नहीं लगती? आपको बिल्कुल शर्म नाम की चीज है कि नहीं है? बिल्कुल बेशर्मी की सारी बेशर्मी की पराकाष्ठा पूरी कर रहे हैं। 5:15 हो रहे हैं। शुरुआत मैंने आपसे की है दुबे जी, जरा शर्म कर लीजिए। शुरुआत आपसे की है, मैंने सारा टाइम आपको दिया है। सुधांशु त्रिवेदी बाद में आए हैं, मैंने बेरोक टोक आपको बात रखने का मौका दिया है। और उसके बाद सुधांशु त्रिवेदी तो है भी नहीं, स्क्रीन पर मैंने रखा भी नहीं उन्हें। और मैं आपसे जब बात कर रही हूं तो आप ये कह रहे हैं कि मैं आपको बोलने नहीं दे रही हूं। हिपोक्रेसी की सीमा होती है यार अभय जी। मैं जानता हूं आपके दिल में दर्द है कि आप विदेश किस बात की दर्द है? किस बात का दर्द है, मुझे ये बताइए। आप दोनों को अकेले बुलाया है, आपका ये विक्टिम कार्ड, सच में मुझे कई बार बहुत इरिटेशन होता है सर, बहुत इरिटेशन होता है। सब करते हैं मीडिया में, सारी आपको हेडलाइंस चाहिए, मीडिया में आपकी सारी खबरें आएंगी, राहुल गांधी पर डिस्कशन होगा, राहुल गांधी की हर बात दिखाई जाएगी, कांग्रेस पार्टी की हर एक चीज यहां पर टीवी में दिखेगी और कहेंगे देखो हमको दिखाते नहीं है, देखो हमारे प्रति जो है पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार करते हैं, हमें बोलने नहीं देते। बेरोक टोक आप इतना टाइम बोले और कह रहे हैं रूबिका जी आप पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार कर रही हैं, आप सुधांशु जी को बोलने दे रही हैं, मुझे रोक टोक करती हैं। अरे दीजिए भाई इनको, कैसे कह सकते हैं आप मुझे पर्सनली भी जानते हैं, आप प्रोफेशनली भी जानते हैं, लेकिन इतना बड़ा झूठ मत बोलिए ना सर। मुझे कोई अचरज नहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति आपके समर्पण पर, कोई अचरज नहीं। मैं नहीं, क्या मतलब है भारतीय जनता पार्टी के प्रति मेरा समर्पण? बिल्कुल, क्या मतलब है? बिल्कुल है। मैं जितना आप मेरे ऊपर जबरदस्ती के आक्षेप मत लगाइए, आप मेरे ऊपर बिल्कुल जबरदस्ती के आक्षेप नहीं लगाएंगे अभय दुबे जी। मैं फिर आपको कह रही हूं, आप मुझे पर्सनली भी जानते हैं और प्रोफेशनली भी जानते हैं। ये झूठी चीजें और झूठे आरोप मुझे मत लगाइए आपके कुछ टुच्चे लाइक्स और रीट्वीट्स की वजह से और आपकी टुच्ची वाहवाही की वजह से। मुझे कोई मतलब नहीं है भारतीय जनता पार्टी से, मुझे हिंदुस्तान से मतलब है। और अगर आपके नेता जाकर हिंदुस्तान में किसी तरह की ऐसी कोई बात करेंगे जो सच नहीं है तो मैं आज भी बोलूंगी, कल भी बोलती थी और आगे भी बोलूंगी। मुझे नहीं चाहिए आपका सर्टिफिकेट। भाषा की मर्यादा देखिए, टुच्चे जैसे शब्दों को प्रयुक्त कर रहे हैं प्रतिपक्षी दल के लिए एंकर्स। आप देखिए देश के लोगों जो ये शो देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। मैंने क्या कहा? मैंने सिर्फ इतना कहा कि टुच्चे में क्या प्रॉब्लम है? एक बड़ा होता है, एक तुच्छ होता है, टुच्चे में क्या प्रॉब्लम है? नहीं वो आप तुच्छ राजनीति आप नहीं बोलते हैं, कितनी दफा बोलते हैं आप? मैंने कभी ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं। ये अमर्यादित नहीं है, ये हिंदी का शब्द है, तुच्छ। मैं देश के विदेश मंत्री का जो कायराना वक्तव्य है उस पर मैं प्रकाश डाल रहा हूं देश के लोगों।
क्या ये सत्य नहीं है कि सनातन भारत इस बात का साक्षी है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नदानंद की 20,000 हाथियों की सेनाओं को अकेले चाणक्य के साथ हराया, क्योंकि नैतिकता उसके साथ थी, हौसला उसके साथ था। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान प्रभु श्री राम ने वानरों की सेना के साथ स्वर्ण की लंका धारण किए रावण को हराया, क्योंकि उनके साथ नैतिक मूल्य थे, उनके साथ हौसला था। भारतवर्ष के पास हौसला है। हमने नाथुला और चोला में चीन को सबक सिखाया। 1962 की भी लड़ाई हमने लड़ी पूरे हौसले के साथ। हमने कदम नहीं टेक, घुटने नहीं टेक दिए। हम बरतानिया हुकूमत के साथ पूरे हौसले के साथ लड़े। उसने तो गुलामी की बेड़ियों में जकड़ रखा था, लेकिन ये बयान हमने नहीं दिया। आज चीन ने सिर्फ व्यापार की हदें पार नहीं की, $100 बिलियन का इंपोर्ट ही मोदी सरकार ने नहीं किया। उसने 2000 स्क्वायर किलोमीटर की सीमा में भी भारत से कब्जा कर लिया। उसने विश्व की सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप, जिस पर हमें गौरव है, उसके नीचे दौलत बेग गोल्डी पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 12A, 13 यहां पर कब्जा करके बैठा हुआ है। पेट्रोलिंग पॉइंट 16 तक बफर जोन बना लिया। कॉन्चेक्स टेंजी जो वहां के मंत्री है वो कह रहे हैं 50 साल से जो क्षेत्र हमारे अधीन था, अब वहां पर नया बफर जोन है। फिंगर एरिया में बफर जोन हो गया। अरुणाचल प्रदेश में 100 गांव बसा लिए। भारतीय जनता पार्टी के सांसद तापर गांव वो कहते हैं कि मैं संसद में कई बार मुखरता से कहा हूं कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर तक चीन की सेना घुस कर आ रही है, गांव का गांव बसा लिया। अगर ये बात राहुल गांधी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी ने कौन सी ऐसी अनैतिक बात की जो विदेश की भूमि पर नहीं की जा सकती? वो देश की भूमि पर भी कहते हैं और अपने लोगों के बीच भी विदेश की भूमि में कहते हैं। समालोचना सुनने का आपको साहस होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड है ये, पूरे विश्व को एक दूसरे की बातें पता है। वहां पर प्रश्न किए गए, वहां पर जो पत्रकार थे विदेशी, उन्होंने इस प्रकार के प्रश्न किए। ठीक है जी, क्या है बोल दिया वहां पर आपने। भी ये संदेश है। या अभी भी आपको और वक्त चाहिए? मैं 7 बजे तक बिठा दूं ये अपना जो शो है, या फिर मैं अब इसका काउंटर लूं? आपने कहा मुझे बोलने का मौका नहीं। हाँ अभय जी, आपको पूरा बोलने का मौका दिया। मुझे याद है यही राहुल गांधी, इनके सामने एक बुजुर्ग थे जो खड़े हुए, उन्होंने कहा आपकी माता इंदिरा गांधी, आपकी जो दादी है इंदिरा गांधी, उनसे मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। उनसे किसी ने हिंदुस्तान के बारे में कोई सवाल किया, ये बार बार आप सवाल का चोला मत तोड़िए ना सर। उन्होंने और इंदिरा गांधी जी ने कहा कि मैं हिंदुस्तान के बारे में यहाँ कोई बात नहीं करूंगी, पीरियड। अपनी दादी से सीख लेते, किसी और से नहीं सीखना था। तो सुधांशु जी अब अपनी बातों का आपकी बातों का जवाब देंगे। सुधांशु जी। देखिए, मैं जवाब देता हूं। पहले तो इन्होंने जो प्राचीन उदाहरण दिए, अभय जी याद दिलाना चाहता हूं, रामायण में क्या बोला था भगवान राम ने? अपि स्वर्णमयी लंका न रोचते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। और अपनी जननी और जन्मभूमि को जाकर किस किस प्रकार से वहां पर लांछित कर रहे हैं और कह रहे हैं भारतीय संस्कृति की परंपरा। अरे छोड़िए, अच्छा यहां के जन्मभूमि को छोड़िए, दधिहाल को छोड़िए, अरे ननिहाल की तो सुन लेते। इटली की प्रधानमंत्री ने किस ढंग से तारीफ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो न दधिहाल का सुनना न ननिहाल का सुनना, दिमाग का ऐसा बेहाल हो जाना, उस पर क्या बोला जाए। अब आते हैं एकदम फैक्चुअल चीजों के ऊपर। जो आप कहने का प्रयास कर रहे हैं, मैं यह पूछना चाहता हूं, आप किस माइंडसेट में अटक गए? आप अमेरिका और यूरोप से जाके अपेक्षा कर रहे हैं कि वो गार्डियंस ऑफ डेमोक्रेसी हैं, और भारत के अंदर ये हो रहा है वो उस बात से अनभिज्ञ हैं, जैसे वो लोग, अगर वो लोग कुछ हस्तक्षेप करके कर लेंगे। और रूबिका जी याद करिए, हम पे क्या आरोप लगाते हैं कि मोदी जी ने जाकर हाउडी मोदी में कहा अब की बार ट्रंप सरकार यानी हम अमेरिका के इलेक्शन को हस्तक्षेप कर रहे हैं, और खुद क्या कह रहे हैं कि अमेरिका और यूरोप भारत में हस्तक्षेप करे। सोचिए कितनी पराजित मानसिकता के साथ हैं और बदले वक्त को पहचान नहीं पा रहे। जनाब, वो जमाने गए जब आपके जमाने में केजीबी और सीआईए का इन्फ्लुएंस चलता था और वो भारत में हस्तक्षेप करते थे, जिसके बड़े रिटन डॉक्यूमेंट्स भी अब अवेलेबल हो गए हैं 50-60 साल पुराने। आप लगता है राहुल गांधी जी उसी जमाने में अटक गए। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो उन्होंने आरएसएस के बारे में बोला है, तो अभय जी, महात्मा गांधी आरएसएस की वर्धा शिविर में गए 1936। आरएसएस किस प्रकार से छुआछूत के विरुद्ध काम कर रहा है, उन्होंने उसकी प्रशंसा की। अब महात्मा गांधी सही या राहुल गांधी जो कह रहे हैं सीक्रेट सर्विस और मुस्लिम ब्रदरहुड है? अब आइए, जवाहरलाल नेहरू जी ने 1963 26 जनवरी को आरएसएस को किस लिए बुलाया कि 62 जिस मसले पर आप बात कर रहे हैं उसी को लेकर एक बड़ी खबर आ गई है। राहुल गांधी के बयान पर आरएसएस ने निशाना साधा है। संघ के विचारक है इंद्रेश कुमार, उन्होंने यह आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेशी हैं और विदेश के सहारे देश पर शासन करना चाहते हैं। इंद्रेश कुमार ने कहा है कि राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है।
इंद्रेश कुमार कह रहे हैं कि आरएसएस समाज सेवा करता है और करता रहेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, इसी मसले को लेकर चर्चा हो रही थी। क्या कह रहे हैं इंद्रेश कुमार, आरएसएस के विचारक, सुनिए। आज राहुल ने सिद्ध कर दिया है कि वह हिंदुस्तानी नहीं विदेशी है और विदेशियों की मदद से वह हिंदुस्तान के अंदर राज करने का सपना ले रहा है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय ही नहीं है बल्कि चिंतनीय भी है। और वो भी इंग्लैंड में बैठकर इंग्लैंड की धरती से भारत के लोकतंत्र को की निंदा करना और भारत में राज करने का षड्यंत्र करना बहुत ही घिनौना और निंदनीय कार्य है। सुधांशु जी, ये जो इंद्रेश कुमार कह रहे हैं कि ये विदेश में जाकर भारत का अपमान, चलिए एक बार यहां तक समझ में आता है, लेकिन उनका ये कहना कि विदेशी लोगों का सहारा लेकर यहां राज करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे हैं, ये किस सबूत के आधार पर वो कह रहे हैं? देखिए रूबिका जी, मैं भी आपकी डिबेट पर ही बैठा हुआ हूं, तो मुझे प्राइमा फेसिया प्रथम दृष्टया इस बयान की जानकारी नहीं, परंतु जो दिखाई पड़ रहा है, जो इंद्रेश जी ने बोला है, अगर आप राहुल गांधी जी के बयानों का विश्लेषण करें तो कल क्या बोल रहे हैं कि इंग्लैंड और अमेरिका इस बात का संज्ञान नहीं ले रहे हैं, यूरोप, तो क्या अर्थ हुआ? संज्ञान लेके वो क्या अपेक्षा करना चाह रहे हैं कि भारत में हस्तक्षेप करें? अरे मैं एक लाइन में कहना चाहता हूं, चीन के साथ करार कर रखा है, अमेरिका और यूरोप के साथ प्यार है और हिंदुस्तान के साथ तकरार है। अब इसका क्या अर्थ लगाया जाए? अब पहला इंटरव्यू देते हैं इटालियन अखबार को। क्यों दिया भाई पहला इंटरव्यू इटालियन अखबार को? पक्ष लिया बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का, चलिए, और उसके बाद विदेश में जाके भारत के बारे में एक दिन हो, एक बार गलती से बोल गए, चलिए साहब विश्लेषण में ज्यादा बोल गए और उसकी लीपापोती कांग्रेस के प्रवक्ता आके करेंगे, परंतु लगातार तीसरे दिन आप बोल रहे हैं एक के बाद एक उन देशों में बोलकर आप क्या हासिल करना चाहते हैं। और मैं पुनः कह रहा हूं, जो अपना वाक्य पूरा कर लूं, नेहरू जी ने अगर बुलाया 26 जनवरी 1963 को आरएसएस को, तो वो सीक्रेट सर्विस के नाते बुलाया था। अभय जी बताइए, अब नेहरू जी सही कि ये सही? लाल बहादुर शास्त्री ने 65 में द्वितीय सरसंघ चालक गुरु गोलवलकर जी को बुलाया, ऑल पार्टी मीटिंग में कंसल्टेशन किया। शास्त्री जी सही या ये सही? और इंदिरा जी ने विवेकानंद शिला का उद्घाटन किया और वीर सावरकर के नाम पे टिकट जारी किया। इंदिरा जी सही या राहुल सही? तो मैं एक लाइन में कह दूं, हकीकत में क्या है कि कांग्रेस की भी जो पुरानी परंपरा थी, जिसमें कई सम्मानित अच्छे नेता थे, उनकी भी जो समझ थी, उस समझ की भी पूरी की पूरी विरासत को ध्वस्त करने का काम राहुल गांधी ने किया है। इसे एक पंक्ति में कह दूं कि बूढ़ा वंश इंदिरा का उपजा राहुल लाल, अब लुटिया सारी डुबो दई है, ऐसा किया कमाल। अबे जी, लुटिया डुबो दी है, तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं राहुल सही कि लाल बहादुर शास्त्री सही, राहुल सही के नेहरू जी सही, राहुल सही के इंदिरा जी सही, आरएसएस के मसले पर। और मैं चाहती हूं उसी को लेकर आप काउंटर दें। देखिए, ये झूठ बोलते हैं तो आवाज भारी रखते हैं और फिर अगले झूठ की तैयारी रखते हैं। ये राहुल गांधी जी का वक्तव्य है। उनसे पूछा तो उन्होंने कहा and the solution is going to come from inside, it's not going to come from outside. उन्होंने कहा कि ये भारत की समस्या है, हम भारत की समस्या का समाधान अंदर रहकर, अंदर लड़कर करेंगे। और क्या दुष्प्रचारित किया कि विदेश की भूमि पर जाकर उनसे समर्थन मांग रहे हैं। जब पूछा गया उनसे कि आप जब इतनी समस्या बता रहे हैं तो क्या समाधान है, आप यहां आकर क्यों कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारी समस्या है और इसका समाधान, हम आंतरिक समस्या है, हम इसका समाधान लड़कर लेंगे और प्रजातंत्र की विरासत को पुनर्स्थापित करेंगे। सुधांशु त्रिवेदी जी, संदर्भ भी तो समझिए। आपने इतना उल्लेख किया इंदिरा जी का, गांधी जी का। महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद ही वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाया था। आप जानते हैं हसन अल बन्ना ने 1928 में इस संस्था की स्थापना की थी, मुस्लिम ब्रदरहुड की। उसकी तुलनात्मक बात राहुल गांधी जी ने कही। क्यों कही? क्योंकि वो भी एक्सक्लूजन की बात करते थे। उन्होंने भी ऐसे ही सैद्धांतिक रूप से, नैतिक रूप से कहा था कि हम इस्लाम को, शरिया को स्थापित करना चाहते हैं, हम एक सांस्कृतिक संगठन है। 1925 में सांस्कृतिक संगठन के नाम पर ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई। धीरे धीरे मुस्लिम ब्रदरहुड ने भी वहां पर सत्ता हथियाने का काम किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भले ही सांस्कृतिक संगठन कहे, लेकिन सत्ता में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप है।
आप जानते हैं ये गुरु गोलवलकर जी की पुस्तक है बंच ऑफ थॉट्स, क्या कहती है ये धर्म के पृथक अस्तित्व को नहीं मानती। वो कहती है कि बौद्ध धर्म हिंदुस्तान की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए, अपरूट्स करने के लिए आया था। वो सिख समाज को, लिंगायत समाज को, प्रत्येक अलग धर्म के अस्तित्व को नहीं मानती, जबकि हमारी विरासत है, हमारी सनातनी विरासत ये कहती है। भगवान प्रभु श्री राम राज्य की अवधारणा क्या है? देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहु बियापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चले सर्व धर्म निरत श्रुत नीति। अर्थात जो भी धर्म उस समय रहा होगा, उस धर्म के सह अस्तित्व के साथ सब लोग वैमनस्य रहित समाज में रहते थे। गीता के 3रे अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा है, श्रेयान स्वधर्मो विगुणो पर धर्मो स्वनुष्ठितात्, अर्थात उस समय भी जो धर्म रहा होगा, कम श्रेयस्कर धर्म भी हो तो मैं अपने धर्म का अनुसरण और पालन करूंगा। आप जानते हैं भारत की विरासत को हमको किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए सुधांशु त्रिवेदी जी? भारत की विरासत को हमको उस दृष्टिकोण से देखना चाहिए जब ये लिखा गया, जानते क्या? शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गाय, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुखेद कहावे, ताहि अहीर की छोहरिया छछिया बरसाच पर नाच नचावे, धूरी भरे अति सोहत श्यामजू, दासी बनी सरी सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजत पीरी कछोटी, ता छवि को रस खान बिलोकत। एक मुस्लिम कवि ने लिखा है। भगवान श्री कृष्ण की इससे अलौकिक व्याख्या समूची सृष्टि में कोई नहीं कर सकता। निजामुद्दीन औलिया, जानते हैं आप, एक मुस्लिम संत, उनको स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण दर्शन देते हैं और वो कहते हैं तब के मुस्लिम कवि से, अमीर खुसरो से, कि मुझे भगवान श्री कृष्ण का ऐसा वर्णन करो कि उनका अलौकिक दृश्य मेरे सम्मुख नजर आ जाए। तब वो लिखते हैं, छाप तिलक सब छीनी रेतों से नैना मिलाई के। इससे अलौकिक व्याख्या अगर समूचे विश्व में भगवान श्री कृष्ण किसी ने की हो तो बताइएगा। ये हमारी सनातन संस्कृति है, ये भारत की विभिन्न भाषा भूषा भेषज धर्म संस्कृति संस्कार का वर्णन है, जिसको आप लोग, और मेरा दिल नहीं कर रहा है बीच में आपको टोकूं। ये काश कि राहुल गांधी ये जो अपने भाषण लिखने का काम है ना, वो आपको दे दे। सुधांशु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, और तब के मुस्लिम कवि और बाकी जो बातें कह रहे हैं, तो आज वो भी तो लोग हैं जो आप दोहे और श्री कृष्ण की तारीफ या उनके लिए कहना तो छोड़िए, वंदे मातरम कहने में कतराते हैं, है ना ऐसे लोग? तो उन वाले मुसलमानों को आप आज लाकर वैसा जो लिबरल मुसलमान है, आज वो मुसलमान जो है यहाँ पर होना चाहिए, दिखना चाहिए, और जो फक्र से कह सके भारत माता की जय, डर नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि ऐसे बहुत से केसेस सामने आ रहे हैं जहां पर कुछ तो गड़बड़ी होती हुई दिख रही है। अब मैं इस पर बात नहीं कर रही हूं, मुझे नहीं हिंदू मुसलमान करना है सर, आप भी जानते हैं। एक सेकंड, आपने जो बातें कही हैं सुधांशु जी उसका जवाब देना चाह रहे हैं। सुधांशु जी देखिए रूबिका जी, इन्होंने जिन मुस्लिम कृष्ण भक्त कवि की कविता सुनाई, उनका नाम था सैयद इब्राहिम रस खान, और उन्होंने एक लाइन और बोली है कि मेरा अगला जन्म हो तो मनुष्य के रूप में हो तो ग्वाल बालों के बीच में, पशु के रूप में हो तो गायों के बीच में। उन्होंने लिखा, मानुष हो तो वही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्यानंद की धेनु मजारन। मगर ये बताइए अभय जी, कोई गया सेकुलरिज्म का सूरमा कभी रस खान का उल्लेख करता है? मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखा, अलाउद्दीन खिलजी को उसमें विलेन बनाया। कोई जाता है? बताइए, कभी कोई फोटो दिखाइएगा जो गया हो। 1947 में आजादी के बाद लाल किले पे पहली शहनाई बजाई थी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। भारत रत्न कब मिला? कांग्रेस के हुकूमत नहीं मिला, 52 साल, 2001 में अटल जी के जमाने में मिला। उनकी मृत्यु हुई, काशी में कोई गया? बताइए, कोई नहीं गया। वीर अब्दुल हमीद की शहादत की वर्षगांठ हुई 2015 में 50वीं, कोई गया? सेकुलरिज्म का सूरमा कोई नहीं गया। हमने उनके पूरे परिवार को, उनकी पत्नी भी थी, बुला के दिल्ली में सम्मानित किया। और सुनिए, मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम, उनको हमने राष्ट्रपति बनाया, और आप सब एड़ी चोटी का जोर लगा के खड़े थे कि वो राष्ट्रपति नहीं बनने चाहिए, 2002 में भी, 2007 में भी। मगर अफसोस, जानते क्या रूबिका जी, यहां मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है। इनको जानते हैं क्यों संघ में मुस्लिम ब्रदरहुड नजर आ रहा है? जिसको इशरत में बेटी नजर आती है, हाफिज में साहब नजर आता है, ओसामा में जी नजर आता है, जाकिर नायक में शांति का मसीहा नजर आता है, बुरहान वानी में भटका हुआ नौजवान नजर आता है, अफजल गुरु में हालात का मारा नजर आता है, याकूब मेनन में जुडिशियल किलिंग नजर आती है, और भारत के टुकड़े टुकड़े करने वालों में भटके नौजवान नजर आते हैं, और भारत की सेना अध्यक्ष में सड़क छाप गुंडा नजर आता है। उसको
आरएसएस में मुस्लिम ब्रदरहुड नजर आता है, जिसके लिए इस भारत की धरती पर आईएसआईएस के झंडे फहराना सेकुलरिज्म का प्रतीक होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे करना सेकुलरिज्म का प्रतीक होता है। भगवा रंग सांप्रदायिकता का प्रतीक होता है। वो मानसिकता इनके दिमाग में भरी हुई है, इसीलिए इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि महात्मा गांधी सही कि नेहरू सही, और सरदार पटेल ने क्या बोला आरएसएस के लिए वो तो अलग बात है, मगर या राहुल गांधी सही। अब मैं एक और बात भी बता देना चाहता हूं, आप चाहे जो कर लीजिए, जब से हमारी सत्ता आई, एक और बात हम कह दे जो राहुल गांधी को ना समझ में आ रही हो, मैं विनम्रता से कहता हूं, आज 14 साल हो गए हमारी सत्ता को, 8-9 साल मोदी जी के और 6 साल अटल जी के। केवल 2020 का कोविड का दौर छोड़कर जब हमने सत्ता संभाली, सदैव हमारी ग्रोथ रेट महंगाई की दर से ऊपर रही, और इनके पूरे 50-60 साल में केवल 2007-8 को छोड़ दिया जाए तो सदैव महंगाई की दर ग्रोथ रेट से ऊपर रही। यानी महंगाई ज्यादा विकास कम, हमारे यहां विकास ज्यादा महंगाई कम। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अब मुद्दे की भी बात कह रहा हूं, $1 बिलियन से कम रह गया था 91 में। 100 बिलियन हुआ अटल जी के जमाने में, 500 बिलियन हुआ मोदी जी के जमाने में। हमने वो किया है, हमने भारत का गौरव भी बढ़ाया है। आप बाबरी के लिए लड़ रहे थे, हम राम के लिए लड़ रहे थे, और कृष्ण भक्ति की आपने स्वयं बात कही, मगर अभी कृष्ण जन्मभूमि की बात आ जाए तो आप औरंगजेब के साथ खड़े हो जाएंगे। यही समस्या है राहुल गांधी को समझने की। और मैं पुनः कह रहा हूं, विदेश में क्यों बोल रहे हो मेरे भाई? इमरजेंसी के दौरान भी कोई भारत का नेता विदेश में जाके नहीं बोला। इंदिरा जी ने भी जाके 77 के चुनाव के हारने के बाद एक बड़ा प्रदर्शन किया था लंदन में, हम लोगों ने बचपन में सुना हुआ है, मगर उन्होंने भारत के खिलाफ कुछ नहीं बोला था। पर अफसोस ये लगातार भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता रूबिका जी, मैं काले की एक और बड़ी खबर आ गई है। अभय जी जवाब देंगे, सुधांशु जी जो कह रहे हैं उसका जवाब देंगे, लेकिन सर ये मसला अब मेरे ख्याल से बड़ा होता चला जा रहा है। अभय जी पहले ये बड़ी खबर भी सुन लीजिए और आप अपनी बात कह दीजिएगा। उसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह वो राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत से ज्यादा लोकतंत्र कहीं नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का मतलब ही तानाशाही है। गिरिराज के मुताबिक राहुल विदेश में जाकर नफरत फैला रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। ये विदेश में जाकर के भारत को बदनाम करने की साजिश है। मुझे तो यही लग रहा है भारत को ही बदनाम कर रहे हैं। भारत विदेश में जाकर के भारत के प्रति नफरत फैला रहे हैं। आपको यही लगता है कि आप फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं, इसीलिए पूरे दुनिया में, भारत में तो आप दौरा कर लिए, अब दुनिया का दौरा करके भारत को गाली दे रहे हैं। दुनिया का दौरा करके भारत को गाली दे रहे हैं, ये केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं। अभय जी, गिरिराज जी बहुत लंबे समय के बाद दिखे, और सुधांशु जी ने बड़ा वही बता रहे हैं आतंकवाद का भूत जिन्होंने छोड़ा अजहर मसूद। सैफुल्लाह फारूक पंडितों की हत्या का हत्यारा दुर्दांत आतंकवादी 10 साल जेल में रहा, अजहर मसूद का शिष्य रहा, 1 साल पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर आया। क्या किया उसके साथ जानते हैं उन्होंने वार्ड नंबर 33 से भारतीय जनता पार्टी ने उसको टिकट दिया। तारिक अहमद मीर पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करने वाला आतंकवादी, उसको विधानसभा का टिकट लड़ाया। हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह साहब के साथ मंच साझा कौन करता है? तालिब हुसैन, दुर्दांत पाकिस्तान का आतंकवादी जिसको गांव वाले पकड़ते हैं। रियाज अटारी जो राजस्थान में कन्हैया लाल जी की हत्या करता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, और यहां राष्ट्रवाद का मुखौटा लगाते हैं। गिरिराज जी एक भी बार नहीं बोला आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मेघालय के कहते हैं भारतीय जनता पार्टी में अधिकृत किया गया है गाय का मांस खाने के लिए। अब आपकी आवाज नहीं निकलती। मुख्तार अब्बास नकवी कहते थे एक समय में कि पाकिस्तान चले जाएं जो गाय का मांस खाते हैं। उन्होंने खुली चुनौती दी, पत्रकार वार्ता लेकर चुनौती दी। उनसे पूछा गया कि उत्तर भारत के प्रांतों में पूजा की जाती है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने कहा की जाती होगी, हमें तो भाजपा ने कोई आपत्ति नहीं है, हम लोग गाय का मांस खाते हैं। किरण रिजिजू से जब पूछा तो उन्होंने कहा कैन समबडी स्टॉप मी, मुझे कौन भेज सकता है पाकिस्तान। तो दोहरा मापदंड देश के साथ करना बंद कीजिए। इसका और जवाब देना अभय जी, क्योंकि मैं आखिरी दौर में आ चुकी हूं हमारे डिबेट के, और इसलिए मुझे आपके इन सवालों का जवाब लेना पड़ेगा, वरना सवाल रह जाएंगे और जवाब नहीं आ पाएंगे। सुधांशु जी जो डायरेक्ट सवाल पूछे उनका जवाब दीजिए। रूबिका जी मुझे बड़ा आश्चर्य है, मैंने इनके नेताओं के कोट पूछे, उस पर जवाब नहीं दिए, दाएं बाएं भागते चले जा रहे हैं। मान्यवर, आप जो चीजें बोल रहे हैं उस पर तो हम करारा जवाब दे चुके हैं।
अरे महबूबा मुफ्ती का जमाना गया, आप सब एनआईए के केस झेल रहे हैं, सबके ऊपर ईडी के मुकदमे चल रहे हैं, जेल में नजरबंद है। किस जमाने की बात कर रहे हैं भाई? जो हमें करना था हमने करके दिखा दिया। हां, परंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं, सिर्फ एक बात को लेकर कि भाई भारत का बदलता स्वरूप आपको दिखाई नहीं पड़ रहा। ऑन द लाइटर नोट रूबिका जी एक बात कह दूं, कुछ कांग्रेसियों के लगते हैं शकुन अपशकुन ऐसे हैं। पहले ये पाकिस्तान में गए थे, मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद, कि मोदी जी को हटाओ, पाकिस्तान तबाह हो गया, आज बर्बादी के मुकाम पे है। फिर राहुल जी सबसे ज्यादा इटली जाते थे, इटली की अर्थव्यवस्था पीछे हो गई, हम आगे हो गए। पिछले 2 साल पहले भी इंग्लैंड जाके भाषण दिए थे, अब इंग्लैंड पीछे हो गया, हम आगे हैं। अब यूरोप में जाके बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। अच्छा, जब से पार्टी के अध्यक्ष बने थे तो 137 साल के सबसे असफल अध्यक्ष साबित हुए। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जहां जहां चरण पड़े राहुल के, तहां तहां बंटा धार। अब मैं ऑन द लाइटर नोट कहना चाहूंगा, अब जाके उन्होंने यूरोप में बहुत भाषण दिया है, पता नहीं देखिए क्या होने वाला है। कांग्रेस के नेता जहां जाके आरएसएस के नाम पे डर फैलाते हैं, पता चला उस पूरी वो देश तो का ये जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने बोला था 2000 ना, जैसा तुम्हारे अब पैरों के आलम नीचे 2024 में देखने को मिलेगा, यकीन ही नहीं है। अब हम देखते हैं ना 2004 जैसा जो है माहौल, वो 2024 में देखने को मिलेगा। मेरे पास वक्त की कमी है। अब आप सही कि राहुल गांधी सही, इस पर हमारी रहेगी नजर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप दोनों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं।